तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है और ये अंतरिम बजट था क्योंकि कुछ वक्त बाद में लोकसभा के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं और उसी से पहले ये अंतरिम बजट यहाँ पर पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के जरिए कई तरीके की घोषणाएं भी यहाँ पर किया। हाउसिंग पावर, वाटर हर घर तक पहुँचाने की बात यहाँ पर की गई है कि कोशिश हम कर रहे हैं किसानों की आर्थिक आय को बढ़ाया जाए। ये बात निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कही है। सरकार ने चुनौतियों का सामना किया। देश के सामने चुनौतियां थी सन 2014 में जब सरकार ने काम का संभाला था। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि सभी को इसका लाभ मिले, जो काम सरकार कही उसका लाभ मिले। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय को बढ़ाया, ये काम सरकार ने यहाँ पर किया है। साथ ही ये दूसरी बातें भी उन्होंने अपने यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। टैक्स रेट में कटौती की गई थी। 7 लाख की आय वालों को कोई कर दे नहीं है और 2025-26 तक घाटे को और कम किया जाएगा। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है और 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। टैक्स स्लैब में फिलहाल इसमें कोई बदलाव इस बजट के अंदर नहीं किया गया है। एमएसपी के जरिए किसानों की आय को बढ़ाया गया, ये बात भी अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कही है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना से फायदा मिल रहा है। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना में लाभ दिया जाएगा। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह जीडीपी का 3.4% होगा। एफडीआई का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि एफडीआई यानी कि फर्स्ट डेवलप इंडिया 2014 से लेकर 23 के दौरान 596 अरब डॉलर एफडीआई आया है। यह 2005 से 14 के दौरान एफडीआई जो आया था उससे दुगना है। और वंदे भारत ट्रेन जो मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी 2 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। एक बड़ी घोषणा यहाँ पर इस बात को लेकर की गई है। कहा गया 54 लाख लोगों को रीस्किल हमने किया है। साथ में सकल विकास की तरफ पूरा ध्यान सरकार का है, ये बात उन्होंने कही है। और फिर मिलाकर देखिए, बजट में महिलाओं बच्चों पर विशेष ध्यान रखा गया है। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना की बात भी की गई है। इन सब के अलावा एक बड़ी बात जो है वो की गई है कि 9 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लेकर आएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में ये भी कहा गया कि 1.171 करोड़। और हमारे साथ में इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है, लिहाजा हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। चूंकि वित्त मंत्री भी महिला हैं और ऐसे में हमारे साथ में 2 खास मेहमान हैं, वो भी महिला हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अपूर्वा सिंह जी आपका। साथ में प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले मेरा निवेदन आप दोनों से कि आप आपने जो अपने माइक को म्यूट किया हुआ है उसे अनम्यूट करें और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत आगे यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अपूर्वा जी, मैं आप इससे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। किस तरीके से इस पूरे बजट को आप देखती हैं, क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है, कितना बेहतर बजट आप इसे मानती हैं अंतरिम बजट को? देखिए दीपक जी, आज का जो बजट आया है वो सच में बहुत अभूतपूर्व है और मुझे लगता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बहुत ही चेतना के साथ बनाया गया है। इस बजट की जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, आप देखिए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन की पूरी आमदनी एक घर बनाने में निकाल देता है। पहली बार इतने इतिहास के अंदर अगर किसी ने सोचा कि मध्यम वर्गीय आय के लोगों के लिए भी एक हाउसिंग स्कीम आनी चाहिए या आवास योजना आनी चाहिए, तो वो सरकार ने सोची।
पिछले 10 सालों में सरकार ने जो इकोनॉमिक अपना ग्राफ को ऊपर उठाया है, या इतने सारे लोगों को स्किल करने का। देखिए, पहले हम बात अगर रोजगार की करते थे तो रोजगार हमें सिर्फ एक ही तरीके का समझ में आता था कि भाई बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ने के बाद में आप सिर्फ नौकरी पे चढ़ाइए। कांग्रेस काल में जनरली यही टेंडेंसी रहा करती थी। उन्होंने स्किल इंडिया के ऊपर कभी बल नहीं दिया, मेक इन इंडिया के ऊपर कभी बल नहीं दिया। उनकी विचारधारा में ही नहीं था, क्योंकि गुलामी मानसिकता से जो लोग उठकर आते हैं वो गुलामी करने की ही सोचते हैं। पर पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 वर्षों के अंदर कि अगर हम स्किल पर बात करें तो 54 लाख पीपल्स को जो है वो स्किल दी गई है। उस स्किल के बेसिस पर उन्होंने अपना कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, और किया ही नहीं है। देखिए, आज मैं अगर पढ़ती हूँ और नौकरी पर लगती हूँ तो मैं सिर्फ अपनी नौकरी करती हूँ और अपने घर के 4 या 5 सदस्यों का भरण पोषण करती हूँ। पर व्यक्ति अगर एक स्किल सीख करके एंटरप्रेन्योर बनता है, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जो है वो उसके अंदर आती है, वो एक सेटअप लगाता है, तो उससे वो 20 जनों को अन्य आय सृजित करता है। उस एंटरप्रेन्योरशिप से 20 जनों को लाभान्वित करता है और 20 जनों के परिवार उससे पलते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी जो है वो पहल हमने पिछले 10 वर्षों में करी, और आज भी जो है इसी के लिए डेडिकेशन आया है। इसके अलावा जो नई घोषणा हुई है कि हम 3 नए डेडिकेटेड जो है रेल कॉरिडोर्स बनाएंगे। ब्रिटिशर्स के बाद से रेल का विकास करने का जो है विचार, मुझे लगता है अगर हुआ है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है। इसके बाद, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जितने भी ट्रैक्स हैं आप देखिए, वो सारे वही ट्रैक्स हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे। मगर हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको सोचा कि अगर हम नई रेल कॉरिडोर्स बनाते हैं, इवन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को आप देखिए तो कितनी बड़ी जो है वो समस्या दूर होती है ट्रांसपोर्टेशन की, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बहुत बड़ा जो है वो सपोर्ट मिल पाता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए, टैक्स कलेक्शन हमने पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ा दिया। अगर आप टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, जो पिछले वर्षों में नहीं हुआ 65 वर्षों में, तो आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे? और आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाएंगे तो आपकी इकोनॉमी को आप बूस्ट कैसे देंगे? कैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा? कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा? तो इन सब चीजों को देखते हुए आज जो बजट आया है, मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मुझे एक और लगी, वो ये लगी कि 1 करोड़ लखपति दीदी हम लोग बना चुके हैं, और अब हम लोग इसको और भी ज्यादा इस टारगेट को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो लखपति दीदियां हैं, ये और कोई नहीं है, ये वो दीदियां हैं जो अपने घर के अंदर छोटे छोटे अपने हुनर से सामान बनाती हैं और बना करके मार्केट के अंदर जो है वो उसको देने जाती हैं, और लोग उनके हुनर को खरीदते हैं। आप देखिए, एसएचजी की जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हुनर को अपने आर्थिक सशक्तिकरण का एक हथियार बनाया है। उनको लखपति दीदी बनाने का जो सुंदर सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पवित्र और पावन जो है वो कोई विचार हो नहीं सकता। और यही नहीं, आप देखिए, जो ये महिलाएं हैं, इनके पास में छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे लैंड्स हैं, उसके ऊपर इनके लिए हमारे जो आगे प्रोजेक्ट है, इस बजट को भी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर ड्रोन दीदी भी आपको मिलेगा कि इन सबको जो है वो ड्रोन दिया जाएगा, जिससे अपने फर्टिलाइजर्स की जो छिड़काव है या जो अपनी निगरानी है अपनी फसलों की, वो उस ड्रोन के माध्यम से कर सके। तो एक ऐसी महिला को जिसके पास में बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, बहुत ज्यादा वो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, पर हाँ उसके हाथ में हुनर है और उसके मन में जज्बा है, तो उसको टेक्निक के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए अब जो ड्रोन उनको दिए जाएंगे, वो ड्रोन कहाँ बनेंगे? वो भी इंडिया में बनेंगे। हमारे काबिल युवा जो है वो उसको बनाएंगे। तो इंडिया को एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के लिए जो पिछले 10 वर्षों में कदम उठा है, उसी कदम को कहती हूँ आगे बढ़ाने की जो है वो प्रक्रिया आज पुनः हमारी माननीय निर्मला जी ने रखी है सदन के पटल पर, और मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व, प्रशंसनीय और एक बहुत अच्छी पहल है। जी, ठीक है।